नमस्कार, जय श्री श्याम दोस्तों। इससे पहले के लेक्चर में अपन कोशिका के अंग पढ़ चुके थे। बायोलॉजी में अपन कोशिका के अंग पढ़ चुके थे। एक अब अपन को लास्ट देखना है न्यूक्लियस, जिसे अपन केंद्रक कहते हैं। लास्ट अपन को देखना है न्यूक्लियस, जिसे अपन केंद्रक कहते हैं। इसके बारे में अपन थोड़ा बहुत देख चुके थे कि न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की, जिनकी एक पुस्तक भी याद अपन को रखना था, माइक्रोग्राफिया। सेल चैप्टर में एक पुस्तक याद रखना है, माइक्रोग्राफिया, जो किसने दी है? रॉबर्ट ब्राउन ने। इन्हीं को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी अपन ने कहा था। तो अपन देख रहे हैं केंद्रक, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। और इनकी पुस्तक कौन सी है? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया पुस्तक में कोशिका के बारे में बहुत अच्छे से इन्होंने बता रखा है, उसके अंग के बारे में, कोशिका के कार्य के बारे में। अब अपन बात करते हैं केंद्रक की। तो जो केंद्रक है, इसमें लगभग 80% जो भाग है वो बना होता है प्रोटीन का। क्योंकि इससे अपन आगे देखेंगे कि केंद्रक के अंदर क्या क्या होता है। जैसे क्रोमोसोम, डीएनए की बात करेंगे तो वहाँ पर प्रोटीन का काम है। तो 80% भाग में केंद्रक में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। केंद्रक को सेल का क्या कहा जाता है? तो ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क कहा जाता है। केंद्रक से अपने 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि इसकी खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। इनकी पुस्तक क्या है? माइक्रोग्राफिया। 80% भाग केंद्रक का क्या होता है? तो वो होता है प्रोटीन। कोशिका का जो ब्रेन है वो किसे कहते हैं अपन? तो केंद्रक को कहते हैं। केंद्रक से बस ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है। अब अपन बात कर रहे हैं केंद्रक के अंदर की, क्योंकि यहाँ पर अपने जितने भी कोशिका के अंग हैं वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। केंद्रक की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की है। इनकी एक पुस्तक है माइक्रोग्राफिया, उसका नाम याद रखना है। केंद्रक में 80% क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद अपन ने देखा कि केंद्रक को क्या कहते हैं? तो कोशिका का ब्रेन कहते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं कि केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले अपन केंद्रक के अंदर जो देखेंगे वो है गुणसूत्र, जिसे इंग्लिश में क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम कहा जाता है किसको? गुणसूत्र को। अब गुणसूत्र होते क्या हैं कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण या गुण हैं, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण या गुण, रंग रूप या फिर नाक कान आकार की जब अपन बात करते हैं कि बच्चे का या जो रंग है, रूप है या नाक कान है, वो माता पिता से मिलते हैं, तो उनका जो रंग रूप और जो गुण और लक्षण है वो किसके माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं? तो वो है अपना क्रोमोसोम, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। यह न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अभी तक अपन कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, वोक्यूल्स और उसके बाद देखा जाए तो लाइसोसोम, ये अपन कोशिका के अंग पढ़ रहे थे। अब अपन किसके अंदर चल रहे हैं? अपन चल रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले अपन को क्या मिला? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का काम क्या है? या कि जो लक्षण और गुण हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना, किसके द्वारा किए जाते हैं? तो क्रोमोसोम के अंदर। पाया कहाँ जाता है? तो न्यूक्लियस में। ये अपन ने देख लिया कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, इनका कार्य क्या है? तो कि लक्षण और गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना। क्रोमोसोम की सबसे पहले जो खोज की है वो की है वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने। क्रोमोसोम की जो खोज की है वो किसने की है? वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने। कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न में आ जाता है कि निम्न में से क्रोमोसोम की खोज किसने की है? तो अपन को याद रखना है कि वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम की खोज की है। कार्य क्या है? कि लक्षण, गुण, रंग, रूप, आकार इनको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करना। अब अपन बात करते हैं क्रोमोसोम की। तो क्रोमोसोम 2 प्रकार के होते हैं। क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑटोसोम एंड सेकेंड होता है ओलोसोम। क्रोमोसोम 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑटोसोम और दूसरा होता है ओलोसोम। टोटल क्रोमोसोम की बात करें, अगर अपन जोड़ी में देखें तो इनकी संख्या जो है वो 23 जोड़ी में होगी और 46 इनकी कुल संख्या होती है। क्रोमोसोम की टोटल संख्या कितनी है? तो 46 होती है। और अगर वो जोड़ी में पूछे तो कितनी होती है? 23 होती है।
यही 23 और जो 46 है इनको दो भागों में बांट के पढ़ना है। पहला क्या है ऑटोसोम और दूसरा क्या है ओलोसोम। अब अपन बात कर रहे हैं ओलोसोम की। तो ओलोसोम की जो संख्या है वो है 44, या फिर जोड़ी में बात की जाए तो कितनी 22 जोड़ी। ऑटोसोम की बात की जाए तो संख्या कितनी है इनकी 2, या फिर जोड़ी की बात की जाए तो एक जोड़ी, क्योंकि 2 और 44 टोटल कितने हो गए, फिर ये 46 हो गए। जोड़ी की बात करें तो 22 जोड़ी ये और एक जोड़ी है, तो कितने हो गए ये टोटल 23 जोड़ी। क्रोमोसोम को दो भागों में बांटते हैं, पहला है ऑटोसोम और दूसरा है ओलोसोम। अब ऑटोसोम और ओलोसोम क्या होते हैं कि जो ओलोसोम है इनकी संख्या है 44, ओलोसोम की संख्या कितनी है 44 है। इनका कार्य है कि जब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्रोमोसोम स्थानांतरित होते हैं तो ओलोसोम का कार्य है कि वो बच्चा बालिका हो या बालक हो तो उन दोनों में हाथ पैर का निर्माण करना, हृदय का निर्माण करना, फेफड़े का निर्माण करना, बाकी कोशिकाओं का निर्माण करना। तो जो पुरुष और महिलाओं में समान चीज़ें होती हैं, जैसे फेफड़े बराबर होते हैं, दो उसमें होते हैं, हृदय होता है, किडनी होती है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, हड्डियों की संख्या समान होती है। तो ये सब कार्य किसके हैं ओलोसोम के, जिनकी संख्या कितनी होती है 44। परंतु ऑटोसोम का कार्य अलग है जिसकी संख्या है 2। तो ऑटोसोम का कार्य है लिंग निर्धारण करना, लिंग निर्धारण करना। लिंग निर्धारण करने का कार्य किसका है, तो वो है ऑटोसोम का, जिसकी संख्या कितनी है 2, कि इसमें मेल होगा या फीमेल होगी। ये प्रश्न कई बार आता है कि ऑटोसोम का मेन कार्य क्या है, तो लिंग निर्धारण करना, जिसमें अगली पीढ़ी में पुरुष या महिला या फिर अपन कहें बालक या बालिका किसका जन्म होगा, तो किस पे डिपेंड रहता है, तो ऑटोसोम पे, जिसकी संख्या कितनी है 2। कार्य क्या है लिंग निर्धारण करना। तो ओलोसोम का कार्य है इसकी संख्या 44 होती है, हाथ पैर बनावट रंग रूप इसका निर्माण करना, जिसमें महिला और पुरुष में जो जो समानता है, जैसे अंग में समानता है, परंतु महिला और पुरुष में अपन लिंग के आधार पर ही उनमें भेद कर सकते हैं। तो लिंग निर्धारण का कार्य किसका है, तो ऑटोसोम का है, जिसकी संख्या कितनी है 2। जोड़ी में बात की जाए तो एक जोड़ी। तो लिंग निर्धारण का काम किसका है ऑटोसोम का, और ओलोसोम का कार्य क्या है बाकी शरीर का निर्माण करना, रंग रूप का निर्माण करना, फेफड़ों का निर्माण करना, इन सब चीज़ों का। तो अपन बात कर रहे हैं गुणसूत्र की, किसके अंदर पाया जाता है, तो न्यूक्लियस के अंदर। खोज किसने की है, तो वाल्डेर नामक वैज्ञानिक ने की है। कार्य क्या है कि लक्षण गुण रंग रूप आकार इनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करना। संख्या कितनी है, तो 46 संख्या होती है। जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी। कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में। पहला है ऑटोसोम, दूसरा है ओलोसोम। ऑटोसोम की संख्या कितनी है 2 है, और ओलोसोम की संख्या कितनी है 44। 44 मतलब 22 जोड़ी, और 2 मतलब एक जोड़ी। ओलोसोम का कार्य क्या है, शरीर का निर्माण करना, रंग रूप का निर्माण करना, अस्थियों का निर्माण करना, फेफड़ों का, हृदय का, छोटी आंत, बड़ी आंत, ट्रैकिया, इन सब का निर्माण करना। कौन, ओलोसोम, क्योंकि पुरुष और महिला में समान होते हैं। परंतु ऑटोसोम का कार्य क्या है, तो लिंग निर्धारण करना, कि अगली पीढ़ी जो है उसमें बच्चा बालक है या बालिका है। तो ये अपन बात कर रहे थे क्रोमोसोम की। अब क्रोमोसोम के भी 3 हिस्से होते हैं। क्रोमोसोम के कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। पहले वाले हिस्से को सैटेलाइट कहा जाता है, मतलब सबसे ऊपर वाले को, सबसे ऊपरी हिस्से को सैटेलाइट कहा जाता है। बीच वाले हिस्से को सेंटोमर कहा जाता है, सबसे ऊपरी हिस्से को सैटेलाइट कहा जाता है, बीच वाले हिस्से को सेंटोमर कहा जाता है, और क्रोमोसोम के सबसे निचले हिस्से को टेलोमर कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न आ सकते हैं कि निम्न में से टेलोमर कहाँ होता है, तो सबसे नीचे वाले हिस्से को कहते हैं। मध्य में क्या होता है, तो सेंटोमर होता है, और सबसे ऊपरी भाग में क्या होता है, तो सैटेलाइट। मतलब क्रोमोसोम के 3 भाग होते हैं, सैटेलाइट, सेंटोमर और टेलोमर। वैसे क्रोमोसोम को 2 भागों में बांटना है, ऑटोसोम और ओलोसोम। तो यहाँ अपन ने देख लिया कि क्रोमोसोम से संबंधित जो प्रश्न हैं एग्जाम ओरिएंटेड, वो सिर्फ इतने ही बनते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे कि क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है। अभी अपन कोशिका के अंदर चले तो उसमें अपन ने उसके अंग पढ़े हैं, फिर अंग एक मिला है अपन को न्यूक्लियस के अंदर, उसके अंदर अपन चले हैं तो अपन ने सबसे पहले मिला है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, तो क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए।
डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, मतलब एक प्रकार का ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड। तो अब अपन पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो यहाँ दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? तो एक होता है अपने डीएनए और दूसरा होता है अपना आरएनए। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला है अपना डीएनए और दूसरा क्या है? आरएनए। क्योंकि इनके नाम से क्लियर हो जाता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, मतलब ये दोनों क्या हैं? एक प्रकार के अम्ल हैं, न्यूक्लिक एसिड है। ये दोनों एक प्रकार के क्या हैं? तो न्यूक्लिक एसिड है। कौन कौन से हैं? तो डीएनए और आरएनए। अब अपन इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखा था अपन ने केंद्रक, केंद्रक के अंदर अपन ने देखा है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं? डीएनए और आरएनए, जो कि क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। सबसे पहले अपन बात करेंगे डीएनए की। न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहले अपन बात करेंगे डीएनए की। डीएनए सबसे पहले अपन किसकी बात करने जा रहे हैं? डीएनए की, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड कितने होते हैं? तो दो होते हैं, डीएनए और आरएनए। अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं डीएनए की, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है ये क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। गुणों का स्थानांतरण इसी के माध्यम से किया जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। सबसे पहले अपन बात करें डीएनए की, तो डीएनए की अपन सबसे पहले उसकी संरचना देख लेते हैं कि डीएनए की संरचना किस प्रकार से होती है। तो डीएनए की संरचना इस प्रकार से होती है, डीएनए की संरचना इस प्रकार से होती है। इसी संरचना के आधार पर इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। इसी संरचना के आधार पर इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। इसी संरचना के आधार पर इसे क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कौन है? तो डीएनए। पहला प्रश्न कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड कौन है? तो डीएनए। दूसरा प्रश्न क्या है? कि ये न्यूक्लिक एसिड है। तीसरा प्रश्न कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अपन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन्हीं पर फोकस करके रेलवे का साइंस इससे कंप्लीट करेंगे। इसकी संरचना के आधार पर इसे नाम क्या दिया है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। सबसे पहले डीएनए के बारे में कार्लसबर्ग, सबसे पहले डीएनए के बारे में कार्लसबर्ग नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि डीएनए गुणसूत्र के अंदर पाए जाते हैं, जो कि क्या है? न्यूक्लिक एसिड हैं। इस संरचना के आधार पर इन्हें किस प्रकार नाम दिया गया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कार्लसबर्ग ने सबसे पहले डीएनए के बारे में बताया था। अब बात की जाए प्रयोगशाला में, अब बात की जाए कि प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए के बारे में किसने बताया? तो इनके लिए नाम याद रखना है, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। प्रयोगशाला में डीएनए के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो हरगोविंद खुराना। या फिर डायरेक्ट प्रश्न आ जाए कि डीएनए के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो कार्लसबर्ग। वो प्रयोगशाला में किसने बताया था? तो हरगोविंद खुराना। अब ये जो मॉडल है इसे डबल स्टैंड मॉडल कहते हैं। इस मॉडल को क्या कहते हैं? डबल स्टैंड, क्योंकि एक इस प्रकार से संरचना है, एक इस प्रकार से संरचना है, इसीलिए इसे डबल स्टैंडर्ड मॉडल कहा जाता है। डबल स्टैंडर्ड मॉडल। डबल स्टैंडर्ड मॉडल को वाटसन, डबल स्टैंडर्ड मॉडल को वाटसन तथा क्रिक, वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। इस डबल मॉडल के बारे में किसने बताया था? तो वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने बताया था, जिसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है।
नोबेल प्राइज डीएनए से संबंधित किसको दिया जा चुका है, तो वाटसन तथा क्रिक को। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि ये जो डबल स्टैंडर्ड मॉडल है इसके बारे में, डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में किसने बताया था, तो वाटसन तथा क्रिक ने, जिसके लिए 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ये प्रश्न भी आ चुका है। अपन बात कर रहे हैं डीएनए की। फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कार्लसबर्ग ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। प्रयोगशाला में सबसे पहले हरगोविंद खुराना ने बताया था। ये संरचना के आधार पर इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। इसके बाद ये जो मॉडल है इसको डबल स्टैंडर्ड मॉडल भी कहा जाता है। किसने बताया था, वाटसन तथा क्रिक ने। तो 1962 में इस डबल स्टैंडर्ड मॉडल के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब अपन बात करें डीएनए में थोड़ा सा और आगे की, कि डीएनए में क्या क्या पाया जाता है। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। अब एक अपन छोटा सा इसमें चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि डीएनए में एक्चुअल में क्या क्या पाया जाता है। तो अब अपन डीएनए को एक चार्ट फ्लो के माध्यम से थोड़ा सा समझ सकते हैं। आप लोगों को लिखना अगर होता है तो वीडियो को पुश कर करके नोट कर लिया करो, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब वन लाइन फैक्ट के नोट्स भी आप इसके माध्यम से अच्छे बना सकते हो। अब अपन बात करते हैं डीएनए की, जिसको अपन ने क्या कहा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों कहा है, क्योंकि उसकी संरचना के आधार पर। पॉलीन्यूक्लियोटाइड को अपन दो भागों में बांटते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड को अपन दो भागों में बांटते हैं। पहला है न्यूक्लियोसाइड, और दूसरा है फॉस्फेट। पहला है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा है फॉस्फेट। अब अपन बात करें न्यूक्लियोसाइड की, तो इसको भी आगे दो भागों में बांटा है। पहला है शुगर और दूसरा है नाइट्रोजन बेस। प्रश्न इसी संरचना, इसी फ्लो चार्ट से भी कई बार आ जाते हैं। कैसे, कि डीएनए में कौन सी धातु पाई जाती है, तो फॉस्फेट पाई जाती है। ठीक है, डीएनए में और क्या होता है, तो न्यूक्लियोसाइड होता है। डीएनए में और क्या होता है, तो शुगर होता है, और क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है। अब शुगर की बात करें तो इसमें दो शुगर होती हैं। एक होती है राइबोस शुगर, एक होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर। एक क्या होती है, राइबोस शुगर, और एक क्या होती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। नाइट्रोजन बेस की बात करें तो इसको अपन आगे जाके दो भागों में बांटेंगे। पहला है प्यूरिन, और दूसरा है प्रीमिडिन। पहला क्या है, प्यूरिन, और दूसरा क्या है, प्रीमिडिन। प्यूरिन के भी दो भाग हैं, जिसे अपन कहेंगे एडेनिन और ग्वानिन। पहला भाग है एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन। अगर प्रीमिडिन की बात करें तो इसका एक भाग है थाइमिन और दूसरा है साइटोकाइनिन। अब इस संरचना को मैं अच्छे से बताता हूँ। डीएनए की संरचना अपन पढ़ रहे हैं। पहले इसको अपन ने क्या कहा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्यों, क्योंकि इसकी संरचना के आधार पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड को दो भागों में बांटा है। पहला है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा क्या है, फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड को दो भागों में बांटा है। पहला है शुगर, दूसरा है नाइट्रोजन बेस। शुगर की बात करें तो राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। शुगर कौन कौन सी पाई जाती है डीएनए में, तो राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। नाइट्रोजन बेस की बात करें तो दो हैं इसमें, प्यूरिन और प्रीमिडिन। दो नाइट्रोजन बेस हैं। प्यूरिन की बात करें तो इसमें एक आता है एडेनिन और दूसरा आता है ग्वाइनिन। प्रीमिडिन की बात करें तो इसमें पहला आता है थाइमिन और दूसरा आता है साइटोकाइनिन। अब प्रश्न यहाँ से आते हैं कि एडेनिन और ग्वाइनिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये प्रश्न कई बार रेलवे पूछ चुका है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वाइनिन तथा साइटोकाइनिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। किस किस के बीच में, तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वाइनिन तथा साइटोकाइनिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। अब ये जो अपन ने डीएनए की संरचना देखी है,
इसमें मात्र अपन को एक चेंज करना है जिससे कि ये कन्वर्ट हो जाता है आरएनए में। सेम संरचना आरएनए की होती है, परंतु सिर्फ इसमें एक चेंजेस करना है जिससे कि जो डीएनए है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आरएनए में। वो क्या चेंजेस है कि एडेनिन और जो थाइमिन है, थाइमिन के स्थान पर इसमें आ जाता है यूरेसिल। थाइमिन के स्थान पर आरएनए में क्या आ जाता है, यूरेसिल। तो फिर एडेनिन और थाइमिन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ग्वाइनिन और साइटोकाइनिन के बीच में कौन सा है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। परंतु नाइट्रोजन बेस में सिर्फ इतना सा चेंज करने से कि थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल लिख देने से, ये यूरेसिल नाइट्रोजन बेस ला देने से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाता है आरएनए में कन्वर्ट। डीएनए और आरएनए में सिर्फ इतना अंतर है कि थाइमिन नाइट्रोजन बेस के जगह अपन अगर यूरेसिल लाते हैं तो फिर जो डीएनए की संरचना है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आरएनए में। सिर्फ इतना सा चेंजेस डीएनए और आरएनए में है संरचना के आधार पर। कि प्रश्न आता है कि आरएनए में नाइट्रोजन बेस कौन सा होता है, तो उसमें नाइट्रोजन बेस आपसे एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोकाइनिन ऑप्शन में नहीं रहेंगे, वहाँ थाइमिन रहेगा, यूरेसिल रहेगा। इन दोनों में से अपन को कंफर्म करना है कि डीएनए में नाइट्रोजन बेस मेन कौन सा है, तो वो है थाइमिन, क्योंकि बाकी तीनों सेम है, एडेनिन, ग्वाइनिन और साइटोकाइनिन ये दोनों में सेम है, परंतु जो नाइट्रोजन बेस का चेंज है वो है थाइमिन का और यूरेसिल का। अगर नाइट्रोजन बेस में थाइमिन आता है तो मतलब संरचना किसकी है, डीएनए की है। अगर नाइट्रोजन बेस में यूरेसिल आता है तो मतलब संरचना किसकी है, आरएनए की, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए में एक डिफरेंस अपन को जो मेन है, जहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं कि डीएनए में नाइट्रोजन मुख्यतः कौन सा बेस है नाइट्रोजन बेस का, तो वो है थाइमिन नाइट्रोजन बेस, और आरएनए में कौन सा है, तो यूरेसिल है। तो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से भी अपन जो डिफरेंस है वो डीएनए आरएनए में कर सकते हैं। तो आप इस फ्लो चार्ट को ऐसे भी नोट कर सकते हैं, या थाइमिन की जगह अगर अपन यूरेसिल लिखेंगे तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आरएनए में। और जो बॉन्ड है वो सेम रहेंगे। यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन के बीच में कौन सा है, डबल है। ग्वाइनिन और साइटोकाइनिन के बीच में कौन सा है, ट्रिपल है। तो यहाँ पर एडेनिन और अगर अपन यूरेसिल लिखेंगे तो उनके बीच में भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ही रहेगा। तो एक ये संरचना आप नोट करेंगे, तो इससे ही प्रश्न आते हैं। कई कई प्रश्न आते हैं कि डीएनए में कौन सी धातु पाई जाती है, तो फॉस्फेट पाई जाती है। डीएनए में शुगर कौन सी है, तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज है। नाइट्रोजन बेस कौन से हैं, तो प्यूरिन और पिरामिडीन है। इसके अंदर और अगर वो प्रश्न पूछता है तो फिर पूछता है कि थाइमिन और यूरेसिल, तो थाइमिन मतलब डीएनए और यूरेसिल मतलब आरएनए। अब अपन बात करते हैं डीएनए के एक दो प्रश्न और हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनको और अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो डीएनए जो प्रयोगशाला है, ये भी प्रश्न कभी आ जाए विविध के हिसाब से कि डीएनए की जो प्रयोगशाला है वो कहाँ पर है, तो वो है अपने हैदराबाद में। डीएनए प्रयोगशाला हैदराबाद में, जिसमें अपराधियों की जांच की जाती है, उनके नाखून से, उनके बाल से, उनके ब्लड से, उनके और शरीर के किसी अंग से अगर वहाँ मिलता है उस घटना में, तो वो चीज़ कहाँ पर, हैदराबाद में है डीएनए प्रयोगशाला। डीएनए प्रयोगशाला। डीएनए होता कहाँ पे है, तो केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होते हैं। ये बात हो गई अपनी डीएनए की। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने आरएनए की, कि आरएनए क्या है। ये भी नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड है आरएनए, क्योंकि फुल फॉर्म क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, और राइबोज न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए। अब अपन बात कर रहे हैं आरएनए की, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले अपन ने डीएनए की संरचना इस प्रकार से देखी थी, देखो बना लेते हैं। ये थी अपनी डीएनए की संरचना इस प्रकार से, जिसे अपन ने पॉलीन्यूक्लियोटाइड और डबल स्टैंडर्ड मॉडल कहा था। अब इस संरचना को आप ऐसा कर दीजिए, मतलब आधा कर दीजिए, तो ये हो जाती है अपनी आरएनए की संरचना, जिसे अपन सिंगल स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड मॉडल। सिंगल स्टैंडर्ड मॉडल किसका होता है, तो आरएनए का होता है। डबल स्टैंडर्ड मॉडल किसका होता है, डीएनए का होता है।
इस प्रकार की संरचना को सिंगल स्टैंडर्ड मॉडल कहा जाता है, जो किसकी है, आरएनए की है। तो पहला प्रश्न तो यही बन गया कि सिंगल स्टैंडर्ड मॉडल किसका होता है, तो आरएनए का होता है। अब आरएनए को अपन देखते हैं कितने प्रकार का है और आरएनए क्या क्या कार्य करता है। तो आरएनए होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। कैसा होता है ये, तो सिंगल स्टैंडर्ड मॉडल। सिंगल स्टैंडर्ड मॉडल किसका होता है, आरएनए का। फुल फॉर्म क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। कभी कभी प्रश्न आरएनए में इनके अंदर से ही पूछ लिया जाता है कि एमआरएनए का कार्य क्या है, टीआरएनए का कार्य क्या है और आरआरएनए का कार्य क्या है। पहले की बात करें अपन एमआरएनए की, जिसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। मैसेंजर आरएनए किसे कहा जाता है, एमआरएनए को। मतलब ये संदेश इधर से उधर लाने का कार्य करता है। कैसे, आरएनए का मेन कार्य है प्रोटीन निर्माण। प्रोटीन निर्माण किसका कार्य है, आरएनए का। अब मैसेंजर आरएनए का काम क्या है, तो इसके लिए अपन को एमिनो एसिड थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जब अपन प्रोटीन पढ़ेंगे, प्रोटीन की फैक्ट्री अपन ने कोशिका में किसे कहा था, तो राइबोसोम को कहा था, जो कहाँ होती है, अंतरप्रद्रव्य जालिका के खुरदुरे भाग में होती है। एमिनो एसिड, 20 एमिनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन का अणु बनता है। 20 एमिनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन का अणु बनता है। 20 एमिनो एसिड को भी अपन 2 भागों में बांट सकते हैं, 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। जो आवश्यक होते हैं इनको अपन भोजन से ग्रहण करते हैं, और जो अनावश्यक होते हैं ये हमारे शरीर में पहले से होते हैं। यहाँ पर एक ये वर्ड आया एमिनो एसिड, इसलिए अपन को ये चीज़ थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि एमिनो एसिड से किसका निर्माण होता है, तो प्रोटीन का। कितने एमिनो एसिड से, तो टोटल 20 एमिनो एसिड से एक प्रोटीन का अणु बनता है। 2 भागों में बांटेंगे, 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक। आवश्यक जो एमिनो एसिड है ये अपन भोजन से ग्रहण करते हैं, और अनावश्यक एमिनो एसिड जो है ये शरीर में हमारे पहले से ही मौजूद रहते हैं। तो आरएनए का मेन काम क्या है, प्रोटीन निर्माण। तो अब बात करें अपन एमआरएनए की, जिसको क्या कहा है अपन ने, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का कार्य है कि भोजन में जो आवश्यक एमिनो एसिड हैं इनकी पहचान करना और इनको एक जगह इकट्ठा करना। मैसेंजर आरएनए का कार्य क्या है कि भोजन में अपन ने जो एमिनो एसिड हैं आवश्यक, उनकी पहचान करना और उनको एक जगह इकट्ठा करना। ये किसका कार्य है, मैसेंजर आरएनए का। सेकेंड बात करें अपन टीआरएनए की, जिसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। सेकेंड कौन सा है, टीआरएनए, जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ये इन एमिनो एसिड का ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पर करता है। ये इन एमिनो एसिड का